हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एडीओ सेक्शनल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको पहले ही कि हम लोग बीसीडब्ल्यू, एडिटोरिया और केजीएस इन तीनों की जो इतनी भी टेस्ट होगी एडीओ की हम उसे अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस को पूछी गई है। इसमें टोटल आपकी 100 क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आज 100 क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें 100 में क्या है ना कि फर्स्ट 50 जो क्वेश्चन है वो आपके जीएस की है और अनदर 50 आपकी मैथ एंड रीजनिंग्स की है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मैं जो हूँ जीएस पे मैं फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग की मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, मैं बस अभी जीएस को मैं डिस्कस करूँगा। हालांकि इस पेपर की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इस पेपर की पीडीएफ आप मैथ रीजनिंग को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो या कोई मैथ या ना बने, किसी रीजनिंग के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट कर देनी है। इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देने के बाद मैं उसे देख लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन रहेगी मैं उसे सॉल्व करवा दूँगा आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेपर है मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूँगा ताकि मीडियम की कोई दिक्कत ना हो। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछी जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में पाई जाती है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। ये होगी सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो होती है ये जो है ओनली एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक ना। इसका आंसर होगा सेंट्रोजोम। और मैं बात करूँ यहाँ पे और भी जो दी हुई है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा प्लांट सेल में, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट के कारण ये प्लांट में जो कलर आप देखते हो या फिर फोटोसिंथेसिस भी इसी के कारण होती है। फोटोसिंथेसिस जो आप देखते हो, प्रकाश संश्लेषण, प्लांट में पौधों में इसी कारण होती है। और रिक्तिकाएँ ये दोनों में पाई जाएगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाएगी। लेकिन ये जो पादप भित्ति है, पादप भित्ति दोनों में नहीं पाई जाएगी। पादप भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में पादप भित्ति अनुपस्थित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा है, खुरदरी अत्यंत अंतःप्रद्रवी जलिका सूक्ष्मदर्शी से खुरदरी क्यों दिखाई देती है, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछी है। यहाँ पे क्या होगा, इसके ऑप्शन को जाइए पढ़ते हैं। इसकी मुड़ी हुई झिल्ली संरचना के कारण ये गलत होगा, इसके कारण नहीं होती है। इसकी सतह से संबंध राइबोसोम के कारण, ये आपकी ऑप्शन बी जो होती है ये आपकी सही होगी, राइबोसोम के कारण होती है। और राइबोसोम ही होता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में काम करता है, जो होती है ना प्रोटीन, इनसे संश्लेषण की जाती है प्रोटीन की हमारी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स संरचना को प्रस्ताव दिया। तो इसका ऑप्शन है जैकब और मोनेंडो, ये नहीं होगा। एच जी खुराना ये भी नहीं होगा। इसके ऑप्शन वाटसन और क्रिक ने इस संरचना को 1953 में दिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब चौथी क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम रूप में पाया जाता है। ये पूछा, इसका मतलब हुआ कि ह्यूमन जो बोन्स होती है, ह्यूमन बोन्स में किसकी मात्रा मैक्सिमम पाई जाती है। तो इसके आंसर में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होगा गाइज मैग्नीशियम क्लोराइड, ये नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं होगा। और आइए दोनों ऑप्शन को और देखते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, हाँ इसके ऑप्शन सी होगा गाइज। कैल्शियम फॉस्फेट के कारण जो बोन होती है ना, सबसे ज़्यादा बोन्स में ह्यूमन बोन्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाई जाती है। आइए पाँचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकार एस्ट्रोजन के निम्न स्तर के कारण हड्डियों के द्रव्यमान में कमी और फ्रैक्चर के जोखिम में वृद्धि के कारण होता है। यानी जो बोन्स होती है ना, बोन्स की वेट मास यानी कम हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है, ये आपकी होती है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, ठीक ना। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ये होती है, ये प्रॉब्लम देखी जाती है। यहाँ पे गाठिया में जो होता है ना, जोड़ों में दर्द होता है, गाठिया होता है, ये होता है हमारी यूरिक एसिड के कारण होती है। यूरिक एसिड के कारण गठियों में दर्द होती है। गठिया जोड़ों में जो दर्द होती है ये यूरिक एसिड के कारण होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। इससे पूछा है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो बोन और मसल को कौन कनेक्ट करता है, बोन और मसल की कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछी गई है। तो इसके ऑप्शन होगी गाइज, जैसा कि इंग्लिश में तो टेंडन बोलते हैं, जो इंग्लिश में उन्हें पता होगा, इंग्लिश में से टेंडन बोलते हैं, हिंदी में से कंडर या फिर स्नायु कहते हैं, ठीक ना। कांड्रा स्नायु, इंग्लिश में से टेंडन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें और भी ऑप्शन है, रुकिए मैं चार ऑप्शन को मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। हाँ
और यहाँ पे स्नायु बंधन को, हाँ स्नायु बंधन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट, ठीक ना, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, ठीक ना, इसे हम लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। और कंडा और स्नायु तो मैंने अभी बताया, जो बोन टू मसल को जो कनेक्ट करता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है उपस्थिति यानी कार्टिलेज जिसे बोलते हैं। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, ये हमारे जो टीप होती है ना, टीप होती है नोज की, एयर की, नाक और कान के टिप पे पाई जाती है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये नाक और कान के टिप पे पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट और 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन में पित्त का कार्य से मेल नहीं खाता। हाँ, पित्त का कार्य से कौन सा मेल नहीं खाता, 7वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक ना। इसका होगा, ये प्रोटीन को पचाता है, नहीं ये गलत है। यह कार्बोहाइड्रेट को विघटित करता है, नहीं ये भी गलत है। ये वसा का प्यासीकरण करता है, हाँ ये सही है। इसका तो वसा का प्यासीकरण मतलब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है फंक्शन ऑफ बाइल जो होती है ना, बाइल जूस के फंक्शन को पूछी जा रही है, ठीक ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइजेशन वाली, ठीक ना, तो ये फैट को इमल्स करता है, ठीक ना। वसा यानी फैट होती है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करती है डाइजेशन में, ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना निगलते समय भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, श्वास नली यानी वाइंड पाइप जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक ना, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो खाना वाइड पाइप में ना चल जाए, इससे कौन रोकता है, इस क्वेश्चन के पे पूछा गया है। तो इसका होगा कंठ द्वार, ठीक है, कंठ द्वार, या फिर इंग्लिश में से हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इंग्लिश में से बोलते हैं, हिंदी में कंठ द्वार। इसके कारण हम लोग जो खाना खाते हैं वो श्वास नली में प्रवेश नहीं करती है। आइए 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे मैच करने वाले क्वेश्चन दी गई है। यहाँ पे से टाइलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, ऑक्सीटोसिन है, यहाँ पे सबकी अलग अलग काम है यहाँ पे दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करनी है। तो आइए पहले देखते हैं यहाँ पे टाइलिन का क्या काम है। टाइलिन का काम है मुख में स्टार्च का पाचन के प्रगम करना, ये टाइलिन के काम है, ठीक ना। और पेप्सिन का काम हो जाएगा ये वाला, पेप्सिन जो होती है प्रोटीन को पचाता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में पेप्सिन काम करती है। और रेनिन का जो मुख्य काम होता है ये होगा रक्त में एंटीयूटिजिनिस को एंटियोटेसिन में परिवर्तित करना, ठीक ना, ये हो जाएगी रेनिन की काम। और ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, गर्भाशय में संकुचन और दुग्ध निष्कासन को उत्तेजित करना, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जब वो बेबी बर्थ का जो उन्हें जो दूध का चीज़ उन्हें मिल्क आती है वो ऑक्सीटोसिन के कारण ही आती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 का ए, 1 का बी, हाँ 1 का बी यहाँ दिख रहा है, 2 का सी यहाँ भी है, 3 का ए, हाँ ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अगले क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, यहाँ पे ये पूछा गया है। विटामिन ए बेरी, विटामिन बी रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी प्लेगरा। आपको पता है कि बेरी विटामिन बी के कारण होती है, ये गलत। रतौंधी विटामिन ए के कारण होती है, ये भी गलत। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होती है, ये सही है। और यहाँ पे जो विटामिन डी में जो प्लेगरा दिया हुआ ना, ये भी गलत है। विटामिन डी के कारण प्लेगरा नहीं होता है। प्लेगरा जो होती है आपकी विटामिन B3 के कारण होती है प्लेगरा, ठीक ना। विटामिन B3 के कारण होगी प्लेगरा, विटामिन सी के कारण होगा स्कर्वी, और रतौंधी विटामिन ए के कारण, और बेरी विटामिन बी के कारण होती है। और एक जो क्वेश्चन आती है मैं आपको वही बता दूँ, विटामिन वाली। एक में क्या होता है ना, आपसे जो विटामिन के जो नाम होती है वो पूछ देता है, जो साइंटिफिक नेम होता है। जैसे विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक ना, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक। विटामिन बी को साइंटिफिक नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन, इसे बोला जाता है थायमिन, ठीक। विटामिन सी को क्या बोला जाता है, विटामिन सी को बोला जाता है ऑक्सोकॉर्बिक, ठीक है, विटामिन सी को बोला जाता है। अब विटामिन डी को क्या बोला जाता है, विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, इन चारों के नाम को कभी कभी मैच करने के लिए दे देते हैं, या फिर डायरेक्ट आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि विटामिन ए को और किस नाम से जानते हैं, आप इसे भी ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, विटामिन डी को हार्मोन क्यों माना जाता है, ठीक है, या केवल आहार से प्राप्त होता है और शरीर में संश्लेषित नहीं होता, ये गलत। या जल में घुलनशील और तेज़ी से उत्सर्जित होता है, ये गलत। शरीर इसे संश्लेषित कर सकता है और इसका सक्रिय रूप से शरीर के अन्य भागों में शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है, इसलिए इसे हार्मोन माना जाता है। विटामिन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा कार्बन मोनोऑक्साइड
ठीक है। विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। यहाँ पे ये इंग्लिश में बोले तो प्राइमरी इफेक्ट किसे करता है बॉडी में, ये इसमें पूछा जाएगा। पाचन प्रक्रिया को नहीं, ये गलत। यकृत के कार्य को नहीं, लीवर को भी कोई इफेक्ट नहीं करता है। वृक्क के कार्य को नहीं, ये भी नहीं होगा। रक्त में ऑक्सीजन बहाने की क्षमता को, हाँ, जो ब्लड की जो कैपेसिटी होती है ना, कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की ब्लड की, वो यहाँ पे लो कर देती है, उसे लो कर देती है, तो इसे इफेक्ट करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़ों और ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है। ठीक ना, यानी कि इसमें पूछा क्या गया आपको, ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है फेफड़ों से, यानी जो प्योर ब्लड होता है ना, प्योर ब्लड के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक ना, तो इसमें जैसे कि इसका होगा लेफ्ट आर्ट्रियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बता दूँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन को पूछी जाती है। पहले क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ देगा ना कि जो प्योर ब्लड होती है यानी शुद्ध रक्त जो होती है ना, 1 सेकेंड, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त, ये कहाँ फ्लो करती है, ये कहाँ बहती है। तो शुद्ध रक्त जो होती है वो हमारे धमनिया में बहती है। ठीक ना, ये जो आर्टरीज होती है, धमनिया यानी आर्टरीज, ये क्या करती है, जो हार्ट से यानी हमारे हृदय से ब्लड को दूर लेके जाती है, यानी जो ब्लड होता है हृदय द्वारा पंप कर दी जाती है, इससे हम लोग से दूर लेके जाता है। तो जो धमनिया होती है, धमनिया में हमारी शुद्ध रक्त बहती है। और जो शिराएँ होती है, शिराएँ का क्या काम है, मुख्य काम है शिराएँ का, जो बॉडी के जो अलग अलग पार्ट है वहाँ से ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है शिराएँ। शिराएँ में अशुद्ध रक्त बहती है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन को पूछी जाती है। ठीक है, शिराएँ में अशुद्ध हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग अल्कोहल के विषहरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ये 14th क्वेश्चन पूछ रही है। इंग्लिश में बोला जाए तो इसे पूछ रहा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। लीवर को इफेक्ट करता है। और लीवर के बारे में दूसरा बात करें तो ये सबसे बड़ा आंतरिक जो होती है ना ग्रंथि भी है, सबसे बड़ा आंतरिक भाग भी है बॉडी का, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। आइए अगले क्वेश्चन को बोलते हैं। निम्नलिखित में से वृक्क की पथरी मुख्य रूप से किसके संचय के कारण होती है। पथरी यानी किडनी स्टोन। ठीक है, यहाँ पे किडनी स्टोन की बात कर रही है, किया जा रहा है। किडनी स्टोन किसके कारण होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। इसका होगा कैल्शियम ऑक्सीलेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने उल्टी करने को नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, यानी जो वोमिटिंग करते हैं इसे कंट्रोल कौन करते हैं, यहाँ पे ये पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक ना, ये हमारी वोमिटिंग को या फिर निगलने वाली जो नियंत्रण क्रिया होती है इसे कंट्रोल करता है। और यहाँ पे बाकी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे जैसे दी गई है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करती है ना, हमारे सोचने की जो क्षमता होती है, याद करने की जो क्षमता होती है, थिंकिंग, मेमोरी, सब सेरिब्रम करती है। सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम जो होती है ना, मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मसल मूवमेंट बोले तो मांसपेशियों की जो गति होती है, जैसे हम हाथ हिला रहे, हाथ पैर को हिलाना डुलाना, इधर उधर करना, ये सब सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और सेरिब्रम क्या करती है, हमारे सोचने याद करने की क्षमताओं को सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और पोस्ट क्या करता है ना कि सेरिब्रम से सेरिबेलम के बीच में जो ट्रांसफ़र होती है ना, ये पोस्ट के थ्रू होती है। ठीक ना, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं सिग्नल, हाँ जिसे सिग्नल बोल सकते हैं। ठीक है, जो सेरिब्रम से सेरिबेलम को ट्रांसफ़र की जाती है, पोस्ट के द्वारा की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपवास के दौरान रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। उपवास यानी जब हम लोग फास्टिंग में रखते हैं तो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर को कौन बढ़ा देता है। ठीक ना, इंसुलिन दिया गया है, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और यहाँ पे कार्टिसोल यहाँ पे हो जाएगा आपके भाई ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के कारण क्या होता है, जो हमारी फास्टिंग होती है, फास्टिंग में ब्लड में शुगर को ये बढ़ा देता है। ठीक ना, ड्यूरिंग फास्टिंग। आइए और अगली क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, हाँ इसे मैं पहले क्लीन कर लूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकार पादपों के सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित की जाती है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ना कि मोस्ट इंटेंसिवली एब्जॉर्ब कौन सी रे की जाती है, प्रकाश से कौन सी किरणें की जाती है। बैगनी या नारंगी नहीं, गलत, नीला और ब्लू को की जाती है, आपके सही आंसर है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक ना, और ये आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या पूछेगा, पादपों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित की जाती है। जो नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट के द्वारा, ये किस रूप में की जाती है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोजन गैस, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया नाइट्रेट भी गलत हो जाएगा।
नाइट्राइट ये गलत हो जाएगा, नाइट्रेट यहाँ पे सही है, NO3 नाइट्रेट आपका सही है, ठीक ना। इस रूप में जो हमारी जो प्लांट होती है, प्लांट जो होती है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है। ये आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, जल तनाव के दौरान रंध्रों के बंद होने में कौन सा पादप हार्मोन शामिल होता है। प्लांट हार्मोन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व होती है वाटर स्ट्रेस में, ठीक है। तो ऑक्सीन नहीं, इथिलीन नहीं, ये भी गलत, जेवगलिन नहीं, गलत, ठीक ना। ये तीनों यहाँ पे ऑप्शन गलत दी गई है। एब्सिसिक एसिड यहाँ पे सही हो जाएगी, आप इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन काफ़ी और पूछी गई है और इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लेंगरहैंस द्वीप समूह द्वारा स्रावित नहीं की जाती है। यहाँ पे पूछा नहीं की जाती है, ठीक ना। आप जब क्वेश्चन पढ़िए तो नहीं होगा, आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, लेंगरहैंस द्वीप द्वारा नहीं की जाती है। तो आइए इसे देखते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सेमेटोस्टेटिन, ये तीनों की जाती है, ठीक ना। 1 2 3 की जाती है। ये जो होगी ना ग्लूकोकॉर्टिकोइडस, ये नहीं की जाती है, ठीक ना। ग्लूकोकॉर्टिकोइडस ये नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगी। ये आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 22 से पूछ रहा है, जीरोपैथिलमिया विकार किसके कमी के कारण होता है। जीरोपैथिलमिया डिफिशियंसी किसके कारण होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ये प्लांट में होती है, पौधों में होती है, तो ये आपकी हो जाएगी विटामिन ए के कारण होती है, ठीक ना। गैसों के आदान प्रदान पादप उत्तक के किस भाग के माध्यम से होती है, भाग के माध्यम से होती है। तो आपका ये हो जाएगा, जो प्लांट में होती है ना, गैस जो ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे में, तो वो पूछेगा किस अंग द्वारा होती है प्लांट की। तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी यहाँ पे जो सही है, रंध्र के द्वारा होती है, ठीक है। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा इसके द्वारा होती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूछ रहा है प्लांट सेल में, स्टोमाटा इंग्लिश में और हिंदी में हो जाएगी रंध्र। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जगत से संबंधित नहीं रखता है। कवक यानी कि फंगी से कौन सा रिलेटेड नहीं है। इसमें से 3 रिलेटेड, 1 रिलेटेड नहीं है। ये ऑप्शन देखते हैं। पहला है यूग्लिना, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है एस्पराजिलस और चौथा है म्यूकर। इन चारों में से जो फंगी से जो रिलेटेड नहीं है वो यूग्लिना है। यूग्लिना कवक जगत से संबंधित नहीं है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्यों को सामान्यतः लाल शैवाल कहा जाता है, ठीक ना। रेड एल्गी किसे कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, पोएसी। जो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को रेड फंगी यानी रेड एल्गी, लाल शैवाल भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26, हाँ देखिए यहाँ तक तो साइंस की क्वेश्चन थी। 25 अब यहाँ से जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गई है। आइए देखते हैं जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बनाए गए संघ अवशिष्ट शक्तियाँ निहित थी। इंग्लिश में बोले तो फेडरेशन जो था ना, फेडरेशन जो क्रिएट हुआ था वो किसके अंडर हुआ था, तो ये हुआ था वाइसराय के अंदर। यहाँ से मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि साइंस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपको पॉलिटी और जो भी नॉर्मल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं फास्ट चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। मैं अगर ज़्यादा लंबा करूँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूँगा, थोड़ी फास्ट होगी अब यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गई थी, 27 ना, हाँ 27, हाँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण का नींव माना जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो फाउंडेशन ऑफ ब्रिटेन पावर इन इंडिया, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उसका फाउंडेशन किससे माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 28, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी जो जॉइंट सेशन होती है ना, राज्यसभा प्लस लोकसभा, इसे कौन प्रिसाइड करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय कब बनाया गया था। द्विसदनीय यहाँ पे बाई कैमरल पूछा जा रहा है। इंडियन लेजिस्लेटिव को कब बनाया गया था, बाई कैमरल। तो यहाँ पे हो जाएगा इस भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में इसे बनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे सही नहीं बताना है। जैसे 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल,
संघ एवं राज्य के बीच की शक्तियों में विभाजन, हाँ ये सही है। यूनियन और स्टेट की यहाँ पे पावर की बात की गई, ये तो सही, यहाँ पे नहीं बताना है ना। आइए आगे की ऑप्शन को देखते हैं, आगे क्या दिया गया। हाँ 10वीं अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, हाँ ये जो होती है ना डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना 10वीं अनुसूची में, ये भी सही है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, हाँ शेड्यूल 4 में दिया गया है, जो राज्यसभा की जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है राज्यसभा को की गई, ये भी सही है। ठीक ना, सॉरी गाइज ये दूसरी वाली गलत है, माय मिस्टेक, ये गलत है, दूसरी ये नहीं होगी, ये गलत है। शपथ जो है ये आपकी शेड्यूल 3 में ली जाती है, ठीक ना, ये गलत है। शेड्यूल 2 में क्या होती है ना, जो अलाउंस होते हैं, इमल्सन होते हैं, यानी कि जो बेनिफिट दी जाती है गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, जज को, उन सब की जो बात है वो शेड्यूल 2 में की गई है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो है ये गलत यहाँ पे है, ये यहाँ पे गलत मैच है, ठीक है। अब इसे ध्यान रखिएगा, ये जो है ये शेड्यूल 3 में की गई है शपथ प्रतिज्ञान वाली। हाँ 10वीं अनुसूची में दल बदल वाली जो होती है आयुक्ता, ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी 10वीं में। आइए आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ। फिर पूछा गया संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। इंग्लिश में से बात करते हैं, इंग्लिश में जगह फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ऑप्शन का ये देखते हैं, टी कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, फ्रैंक एंथनी, ये तीनों गलत है, फ्रैंक एंथनी इसका सही है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको पूछी हुई है पीवाईक्यू में, जो इस बीपीएससी ने और भी बहुत सारे एग्जाम दिए ना, टीचर्स की हो या बीपीएससी सिविल सर्विस की हो, सीसी, उसमें पूछी हुई है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की तारीख क्या थी, जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी ना, लास्ट मीटिंग को पूछा जा रहा है, हुई थी 24 जनवरी 1950 की। फर्स्ट मीटिंग आपसे पूछे तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है। लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950। और बात करें कि जो संविधान जो हम लोग कब अपनाए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को हम लोग कब अपनाए थे, ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950, 1950 में हम लोग इसे अडॉप्ट किए थे। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सलाहकार समितियों का अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसे फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी का एडवाइजरी कमेटी कौन किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली गई है। यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट की बात की जा रही है, किस कंट्री से ली गई है, ठीक ना। कंकरेंट लिस्ट हम लोग लिए हैं, कंकरेंट लिस्ट किस कंट्री से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कंकरेंट लिस्ट को अडॉप्ट किए हैं। और बाकी इटली से तो ऐसा हमने कुछ लिया नहीं। कनाडा से हम लोग जो लिए हैं, कनाडा में था सशक्त केंद्र वाला संघ, यानी कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हम लोग कनाडा से लिए हैं। और बात करें सोवियत यूनियन यानी रशिया यूएसएसआर की, तो यहाँ हम लोग यहाँ से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिए थे यूएसएसआर से। चलिए आगे देखते हैं। ये पूछेगा निम्नलिखित में से किसे भारत संविधान का एक प्रमुख विशेषता नहीं माना जाता, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। प्राइमरी बेसिस, ठीक ना, नॉट कंसिडर्ड एज साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसे नहीं माना जाता है। शक्तियों का वितरण इसे माना जाता है। अर्ध संघीय संरचना इसे माना जाता है। लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता इसे मानी जाती है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका इससे नहीं माना जाता है, ठीक ना। कमिटेड जुडिशरी से बोलेंगे, कमिटेड जुडिशरी इसे नहीं माना जाता, ये गलत, यहाँ पे नहीं पूछा ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा 31 में, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के दार्शनिक सिद्धांतों के लिए प्राथमिक आधार के रूप में कार्य किया, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट होती है उससे बात की जा रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव 1947 जो थी ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ना नेहरू जी की, यहाँ पे वो बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था। एडॉप्ट कब किए थे हम लोग इसे, 22 जनवरी 1947, उससे की यहाँ पे बात की जा रही थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्शनिक फिलोसफिकल सिद्धांतों की बात की जा रही है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है। फिलोसफी वाला ये भी क्वेश्चन आ गया। कल्याणकारी राज्य ये है, समाजवादी राज्य ये भी है, राजनीतिक समानता ये भी है, सामान्यवादी राज्य यानी कि कम्युनिस्ट स्टेट ये नहीं है, ठीक ना, ये नहीं है, यहाँ पे पूछा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य की सूची के किसी भी विषय पर कानून बनने का अधिकार देता है? या जो पार्लियामेंट होती है ना, यानी जब इमरजेंसी के दौरान किसी भी स्टेट में पार्लियामेंट अब लॉ बना सकती है पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये होता है आर्टिकल 249 के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सीमाएं में परिवर्तन की जाती है? यहाँ पे पूछ रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल है जिसके द्वारा कोई स्टेट है उसकी सीमा, यानी उससे 2 स्टेट बनाया गया फिर उसकी सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? यहाँ पे ये पूछा जाएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के कौन सदस्य नहीं थे? आइए देखते हैं। यहाँ पे जो थे आपकी फजल अली ये थे, के.एम. पनिकर भी थे, हृदय नाथ कुंजरू भी थे। ये पोट्टी श्रीरामुलु ये नहीं था। आप पढ़े होंगे तो ये पता होगा, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। ये भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग की है और इन्हीं के मांग पर आंध्र प्रदेश बनाई गई थी। ये नहीं थे, ठीक ना। यहाँ पे नहीं पूछा ना, यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा पोट्टी श्रीरामुलु। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया भारतीय संविधान के द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? नेशनल फ्लैग की बात होगी। नेशनल फ्लैग को कब हम लोग अडॉप्ट किए हैं? ठीक है, 22 जुलाई 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, सही है। पौंडीचेरी 1954 में फ्रांसीसी शासन से भारत में हस्तांतरित कर दिया गया था, ये भी सही है। भारतीय संविधान के 56वें अनुसंशोधन द्वारा दमन और द्वीप को गोवा से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। दादर नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अधीन थी। नहीं है, फ्रांसीसी के अधीन नहीं थे, ये थे पुर्तगाल के अधीन थे, ठीक ना, पुर्तगाल के अधीन थे। ये फ्रांसीसी, ये गलत दिया गया है। यहाँ पे गलत पूछा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से किसे कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी विदेशी नागरिकता को स्वीकार कर सकता है? यहाँ पे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आर्टिकल 9 के द्वारा आप जो इंडियंस होते हैं किसी भी विदेश का नागरिकता लेने के बाद उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 9 में दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें को निर्धारित करने में क्षमता है? यानी जो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि जो एक सिटीजन बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए या फिर जो क्राइटेरिया चाहिए, इसे कौन बनाता है? इसे हो जाएगा किसी सांसद के द्वारा। इसे पार्लियामेंट ही बना सकती है, क्योंकि मेन पावर तो पार्लियामेंट के पास है ना। और क्या क्या कंडीशन या फिर क्राइटेरिया होनी चाहिए इंडिया के सिटीजन्स बनने के लिए, तो सांसद के द्वारा बनाई जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड से अनुमुक्ति की गई? यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगा, यानी कि डबल पनिशमेंट यहाँ पे बात की गई थी। आर्टिकल 20 में ये दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि भीमराव अम्बेडकर किसे हृदय और आत्मा बताए थे? किस आर्टिकल को? यानी कि हार्ट एंड सोल, ठीक ना। किसे कहा गया था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रीट्स थी आर्टिकल 32 में, उसकी बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत सभी कानूनों शून्य है, मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता रक्षा की जाएगी? यानी कि फंडामेंटल राइट को सबसे ऊपर रखा गया, सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। हो जाएगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में इसकी बात की गई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 का 4 और 16 का 4 इसमें की गई है। इसमें 15 का 6 और 16 का 6 इसमें EWS की गई है, EWS इसमें OBC। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल है ये ओनली इंडियंस के लिए है, जो इंडिया के सिटीजन है ना उसके लिए। ये फॉरेनर यानी विदेशी के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट में वो सब के लिए हो जाएगा लागू। लेकिन ये जो 5 है ना 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के लिए आता है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दी गई है।
कानून की क्षमता का अधिकार नहीं है, दोनों को जगह ये गलत, यहाँ पे नहीं पूछा है। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 9, ये सही हो जाएगा। ये सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप को है, सिटीजन्स को है, ये तो सबको है, ये भी सबको है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल है। यहाँ पे डीपीएस में पूछा कौन कौन सा शामिल है। 6 वर्ष कम आयु के बच्चों के लिए बाल अवस्था में देखभाल एवं शिक्षा, हाँ, इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था 2002 में। ठीक है, ये है आर्टिकल 45 में इसकी बात की गई है। राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, हाँ, इसे आर्टिकल 50 में बात की गई इसकी डीपीएसपी की। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारकों को स्थान का संरक्षण करना, ये आर्टिकल 49, ये तीनों की बात की गई है। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, 1 2 3 ऑल अबव करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है जो कि जीके जीएस की थी, और इसके बाद के 50 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग्स की है। मैं इस पेपर की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरे पेपर को पहले एक बार अपने से देख लीजिएगा, मैथ और रीजनिंग को खुद से बना के। जहाँ पे भी आपको डाउट हो या फिर जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, जहाँ पर आपसे बन नहीं रही है, तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा वीडियो में ना, वीडियो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, कि टेस्ट पेपर 1 की मैथ की क्वेश्चन नंबर जैसे 51 या 55 आप लिख दीजिए। जैसे पेपर 1 है ना, आप लिख दीजिएगा पेपर 1 पेपर 2 जो भी हो। आज जैसे पेपर 1 में डिस्कस किया तो पेपर 1 का मैथ का क्वेश्चन नंबर 49 या 50 कुछ भी एनीथिंग आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊँगा मैं आपको वो डिस्कस में कर दूँगा, ठीक ना। आज मैं 50 क्वेश्चन में किया हूँ। और एक मैं बहुत बार मैं देख रहा था कि अभी क्या है ना कि बच्चों के अंदर डाउट चल रहा है कट ऑफ को लेके, क्योंकि जैसे ही फाइनल आंसर क्या आया है कट ऑफ का खेल चालू हो गया है कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा। तो मैं यहाँ पे लॉजिकल एनालाइज में किया हूँ। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 17 बीपीएससी का, ठीक है, 17वें बीपीएससी का है। तो यहाँ पे एक पोल था किसी कोचिंग का, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1922 बच्चों ने वोट किया था, ये पिछले साल की है, और ये 71 यानी इस साल के, यहाँ पे 1892 बच्चों ने वोट किया था। यहाँ पे हम देखें तो आगे जो कट ऑफ 91 थी, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या था, 5% बच्चों का 105 प्लस था, 4% का 101 से 104 के बीच था, 7% का 96 से 100 था, और 10% का 91 से 95 था, ठीक है। अगर हम लोग पूरा को ऐड करें तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग कट ऑफ रेंज को ऐड कर दिया हो जाएगा टोटल 26%, ठीक ना। 5 4 9 9 7 16 16 10 26%। यानी कि यहाँ पे आपको एक बात समझना चाहिए कि जो हमारे जो कट ऑफ है ना, यहाँ जो 26% के जो बच्चे जो स्कोर किया इसी के बीच हमारे कट ऑफ है, ठीक है, यहीं तक में कट ऑफ है। ताइए तो इसे अनुसार हम लोग यहाँ भी देख लें कि 26% बच्चे कहाँ तक मार्क्स लाए हैं। 3% का 95 प्लस है, 3% का 91 से 95 है, 7% का 86 से 90 है, और 12% का 81 to 85 है। अगर मैं इसे ऐड करूँ तो 3 3 6 6 और 7 13 13 और 12 25, यानी कि 25% बच्चों का जो मार्क्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आ रहा है आपकी 81 के अराउंड में आ रहा है। तो आपका भी कट ऑफ यही रहने वाला है 80 81, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। आप लोग बेकार का टेंशन मत लीजिए, जिसकी भी इतनी मार्क्स है ना, आप लोग अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। मैं तो बोलूँगा अगर गर्ल्स कैंडिडेट आप हैं तो आप किसी भी हो, आप अगर यूआर से भी है ना 71 के आसपास अगर आपकी कट ऑफ है ना 70 71, तो फिर भी आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इस बार क्या किया गया ना, जनरल महिलाओं के लिए 35% डोमिसाइल की प्रावधान की गई ना, इससे अलग से दिया गया है जनरल महिलाओं को भी। तो मैं बोलूँगा आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं कट ऑफ को मैं इसलिए ऐड कर दिया वीडियो में। मैं तो अभी फ़िलहाल वीडियो को मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन मैं ऐड कर दिया क्योंकि मैं बहुत बार यूट्यूब पे मैं देख रहा था, मैं भी खुद देख रहा था, बहुत सारे बच्चों की कमेंट भी आई थी कि कट ऑफ पेपर डिस्कस कर दिया। तो मैं यहाँ पे लॉजिकल में एनालाइज किया हूँ। अब पता नहीं मुझे तो जितना मुझे पता है किससे अराउंड कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर की जो डेटा है और आज इस वक्त जो डेटा है मैं दोनों को मैच करके मैं कट ऑफ बनाया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ।